नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं शक, जो एक ऐसी बीमारी है ना कि अगर ये घर कर जाए तो अच्छे अच्छे घरों को तबाह कर देती है। इसलिए जब कभी आपको ज़रा सा भी शक लगता है अपने किसी अपनों पर, तो उसको क्लियर ज़रूर करें। बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कई बार छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं और कई बार बड़ी बड़ी बातें भी कुछ नहीं निकलती। तो इसलिए मैटर कोई भी हो, अगर अपने घर वालों के लिए है और शक जो है घर वालों के लिए है, कोई भी चीज़ दिमाग में आ रही है तो डिस्कस ज़रूर करें। डिस्कस करके उसका निदान ज़रूर निकालें। अपने घर में ना कोई खिचड़ी पकाएं, ना अपने दिमाग में कोई खिचड़ी पकाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षित रहें। मेरा आज के जो टॉपिक है उस पर बात करने का मतलब सिर्फ इतना सा था, क्योंकि जो आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ से जुड़ी हुई है। कोई प्रूफ नहीं है कि चीज़ गलत थी या नहीं थी, सिर्फ एक शक के बिना पे अच्छी खासी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वारदात की बात करूं उससे पहले मैं यही कहूंगी कि रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो परिवार को बड़ा करने में मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वारदात के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हैं, इसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का दिल से वेट करती हूँ और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये तो थी पूरी कहानी। अब चलते हैं वारदात के ऊपर। ये वारदात है आज से 17 साल पुरानी, 2006, 26 मई 2006। बात कर रही हूँ मैं केरल की। केरल में एक जगह है पथानामथिट्टा, जो जिला है उसका पुलाद गांव है। चूँकि कई बार होता है कि जब स्टेट चेंज होता है तो नाम बड़े अजीब लगते हैं हमें सुनने में और जल्दी से याद भी नहीं हो पाते। तो पुलाद गांव है। पुलाद गांव में एक परिवार रहता है, हस्बैंड वाइफ जनार्दन नायर और उनकी वाइफ रमा देवी। बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अब बात आती है एक ऐसी रात की, एक ऐसे दिन की, 26 मई 2006। 26 मई 2006 जनार्दन नायर जो हैं वो पोस्टल डिपार्टमेंट में एज अ पोस्टमैन पोस्टेड थे। 58 ईयर इनकी एज थी और इनकी जो वाइफ है रमा देवी, उनकी जो उम्र थी वो 50 साल थी। शाम का टाइम था जब वो ऑफिस से घर आते हैं। घर आने के बाद जब वो दरवाज़ा नॉक करते हैं तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो बहुत बार दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। पर उसके बाद वो अपना हाथ डाल के अंदर से जो कुंडी लगी हुई थी उस कुंडी को खोलते हैं और अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, साथ के साथ ही वो चीखते हुए बाहर निकलते हैं और उनकी चीखें निकल रही होती हैं। जब आसपास वाले इकट्ठे होते हैं तो वो बताते हैं कि मेरी वाइफ की जो है किसी ने हत्या कर दी है। उसकी वाइफ जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई मिली उनको। अब इसके बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और साथ के साथ ही जो बॉडी है, डेड बॉडी, उसको अपने अंडर लेके पंचनामा करके और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बॉडी को इधर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, उधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब वो पूरी वारदात पहले जनार्दन नायर से पूछते हैं। जब जनार्दन नायर जो है वो पूरी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि कुंडी अंदर से बंद है और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो मैंने हाथ डाल के कुंडी खोली और अंदर जाके देखा तो मेरी जो वाइफ है वो ऐसे पड़ी हुई थी। अब पूछताछ करनी शुरू की पुलिस वालों ने। तो पूछा कि कौन आया गया था, उसमें पूछा गया तो एक पड़ोसी लेडी थी, उसने बताया कि यहाँ पर एक आदमी है, उसको मैंने यहाँ पर देखा था उसी टाइम पर जिस टाइम पर वो जनार्दन नायर घर पहुँचे हैं। तो उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, क्योंकि वो 1-2 बार ऐसे घूम रहा था। 1-2 मिनट के लिए मैंने उसको देखा। तो पुलिस वालों ने बोला आपने पूछा नहीं? तो कहते मैं पूछने वाली थी और तब तक वो वहाँ से चला गया। अब पुलिस वालों को पूरा पुख्ता हो गया कि अगर ऐसे कोई सस्पिशियस है तो इसका मतलब कि कातिल वही है। अब उसकी तलाश शुरू होती है। तो पता लगता है कि पास ही में एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की चल रही थी, वहाँ पर वो मजदूर काम करता है। जब वहाँ पर जाके पूछताछ की जाती है तो वहाँ पर जो सुपरवाइज़र होता है वो बताता है कि आज सुबह से ही वो काम पर नहीं आया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया।
तब और भी पुख्ता हो जाता है कि हो ना हो इसी का हाथ है मर्डर में। तब उसकी तलाश शुरू हो जाती है। जब उसकी तलाश शुरू होती है तो ये पता चलता है कि वो केरल का तो नहीं है, केरल के बाहर के स्टेट का है। उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता लगता है कि उस केरल में ही कोई दूसरी जगह है, वहाँ पर उसकी जो है बीवी रहती है। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो केस सुलझ गया और कातिल मिल गया। उसके बाद वो वहाँ जाते हैं, उसकी बीवी से जब पूछताछ करते हैं तो कहती है हाँ मेरी शादी हुई थी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, शादी के बाद हमारी पटी नहीं और हम लोग अलग अलग हो गए। अब तो मुझे भी नहीं पता है कि वो है कहाँ। अब जब ये बात होती है तो फिर पुलिस वालों के हाथ खाली, पुलिस वाले फिर आ जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन में शुरू लग जाते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, यहाँ पर फिर थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि उसको कानपुर में देखा गया, चूँकि हर जगह पर जो उसकी फ़ोटो है वो सर्कुलेट कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब पता लगता है कानपुर में है तो पुलिस कानपुर पहुंचती है। लेकिन उसके बाद ये भी पता चलता है कि जिस व्यक्ति को देखा गया था वो व्यक्ति कोई और ही था। बस एक गलतफहमी में उस व्यक्ति को कातिल की फ़ोटो समझ के उसकी पहचान कर ली गई। अब फिर पुलिस वालों के हाथ खाली। यहाँ पर आस पड़ोस वालों का दबाव शुरू हो गया, केरल में उस गांव के लोगों का दबाव शुरू हो गया, लोगों के साथ साथ जनार्दन नायर का भी दबाव शुरू हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन उनके हाथ खाली निकल रहे हैं। जनार्दन को जब लगा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन में आगे बात नहीं बढ़ रही है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ऊपर जो अधिकारी थे उनके पास गए, उनके पास जाके उन्होंने शिकायत करी। ऊपर वाले अधिकारियों ने जब पुलिस वालों को फोर्स किया तब उन्होंने यही चीज़ बताई कि हम जुटे हुए हैं पुलिस काम में, लेकिन हमें उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसके बाद थोड़े दिन और होते हैं, जनार्दन नायर जब ये लग जाता है उन्हें कि मेरी जो वाइफ है उसका मर्डर का कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा है, कातिल नहीं पकड़ा जा रहा है, तो वो फिर पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद वो अपील करते हैं कि जो मेरी वाइफ का मर्डर है उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच वालों से करवाई जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब ये केस जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच भी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन हाथ खाली, कोई ऑप्शन नहीं निकल कर आ रहा था। यहाँ पर होता क्या है, जब एविडेंस फॉरेंसिक टीम जो है कलेक्ट करती है उसमें उनको जो रमा देवी है, रमा देवी के हाथों में कुछ बालों के गुच्छा निकल कर सामने आता है। जब बालों का गुच्छा सामने आता है तो उसको भी एज अ साक्ष्य वो इकट्ठा कर लेती है और वो वेट कर रही होती है कि जब कातिल पकड़ा जाएगा, जब वो मजदूर पकड़ा जाएगा, उस समय उसको डीएनए चेक करवाएंगे और डीएनए टेस्ट करवाने के बाद फिर पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो मान के बैठी हुई थी कि जो कातिल है वो वही मजदूर है। और इस तरीके से उन्होंने उस साक्ष्य को संभाल कर रखा। अब क्राइम ब्रांच भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे करके 17 साल गुजर जाते हैं। बात आती है 2023 की, 2023 की और जुलाई के महीने, अभी लास्ट वीक की बात है। क्राइम ब्रांच में चूंकि ट्रांसफ़र होते रहते हैं तो नया पुलिस ऑफिसर आता है। जब नया पुलिस ऑफिसर आता है तो जो अनसॉल्व्ड केसेस होते हैं उन पर उनकी फाइल जो है वो ओपन की जाती है, धीरे धीरे उन पर काम किया जाता है। तो वो भी इस फाइल को, रमा देवी मर्डर फाइल को देखता है। जब रमा देवी मर्डर फाइल को देखता है तो वो कहता है कि आखिर इसमें आगे प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ। तो बताते हैं जो उसके अंडर जो पुलिस वाले थे कि ऐसे ऐसे करके वो कातिल ही नहीं पकड़ा गया। तब उन्होंने आगे आसपास सब जगह पता करवाया, लेकिन सेम जो सिमिलर केस है वो कहीं और नहीं मिला। तो उनको ये समझ में आया कि हो ना हो दूसरे तरीके से भी देखा जाना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि दूसरे तरीके से उसको देखते हैं। चूंकि अब इसके बाद जो कि जब फोरेंसिक एविडेंस लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक एक सिचुएशन, एक एक चीज़ की फ़ोटो ली जाती है। तो पूरे घर की
फोटो ली जाती है। अब वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, सीन को रिक्रिएट करेंगे। तो जब पुलिस वालों को उसके घर भेजते हैं तो पुलिस वाले आके बताते हैं कि जनार्दन के घर का अब तो रेनोवेशन हो चुका है, अब उसके घर पे वो सिचुएशन है ही नहीं, जो कुंडी, जो दरवाजा, जो घर का पोजीशन थी, उस घर की पोजीशन अब ऐसी है ही नहीं, वो रेनोवेशन हो चुकी है और सब कुछ बदल चुका है। अब पुलिस वालों के पास जो था सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स थे। फोटोग्राफ्स के बलबूते पर पुलिस वाले अपने लेवल पर सीन क्रिएट करते हैं। वो बढ़ई को बुलाते हैं, जो कारपेंटर होता है उसको बुलाते हैं, और उससे हूबहू वो सारी चीज़ें, कितना गैप था, कितना क्या था, क्योंकि पुलिस वालों के पास एक एक चीज़ की डिटेल होती है, तो वो डिटेलिंग के साथ उसको वही दरवाज़ा, सारा कुछ वही क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद फिर जनार्दन को बुलाया जाता है। जब जनार्दन पुलिस स्टेशन आते हैं तो उनसे सबसे पहले वही चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या कैसे हुआ था। जनार्दन नायर सब चीज़ें हूबहू वैसी ही बताते हैं जैसे कि उन्होंने पहले बताई हुई थी, कोई भी बयान में चेंज नहीं था। अब पुलिस वाले उनको लेकर जाते हैं दरवाजे के पास। जैसे ही दरवाज़ा देखते हैं तो जनार्दन नायर थोड़ा सा चौंकते हैं। अब उनसे बोला जाता है कि एक काम करो, अपना हाथ डाल के जो कुंडी है उसको खोलने की कोशिश करो। तो अब चूंकि सिर्फ एक दरवाज़ा था तो उस साइड को पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। जब पुलिस वाले खड़े होते हैं, जनार्दन नायर अपना हाथ डालते हैं, कुंडी खोलने की कोशिश करते हैं, तो कुंडी उनसे नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि उनके उसमें कम से कम इतना गैप था कुंडी और उनके हाथ का। इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, बाहर निकाल लीजिए, और उनको कहते हैं कि आप घर जाइए। ये जस्ट एक नॉर्मल रूटीन था। अब जब जनार्दन नायर चले जाते हैं, अब जिस पुलिस ऑफिसर ने ये सारा सीन क्रिएट करने की बात कही थी, जब उसके पास वो रिपोर्ट पहुंचती है कि जनार्दन नायर का हाथ जो है वो कुंडी तक पहुंचा नहीं, तो उनको समझ में आ जाता है कि कातिल मजदूर है ही नहीं। अब उसके बाद जो साक्ष्य थे उसमें सबसे जो पुख्ता सबूत था वो था बालों का गुच्छा। अब इन बिटवीन जब वो सीन क्रिएट कर रहे थे और जनार्दन नायर से वो कुंडी खुलवाना, ये सब चीज़ें, उस टाइम पर जनार्दन नायर का डीएनए सैंपल ले लिया जाता है। और जब डीएनए सैंपल और उस गुच्छे को मैच करवाया जाता है तो वो जनार्दन नायर से मैच हो जाता है। और जब वो मैच हो जाता है तो पुलिस वाले जाके जनार्दन नायर को लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं और उनसे फिर पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो जनार्दन नायर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने ही रमा देवी का मर्डर किया था। और मर्डर क्यों किया था? जस्ट बिकॉज कि उनको ऐसा लगता था कि उनकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि उनके ऑफिस जाने के बाद घर में कुछ लोग उससे मिलने आते थे और उनको लगता था उन्हीं में से किसी लड़के के साथ उनका अफेयर चल रहा है। और सिर्फ इस शक के बिना पर उनके बीच में झगड़े शुरू होने लग गए और झगड़े शुरू होने लग गए और इसी दौरान उनका एक दिन इतना झगड़ा हुआ कि उन्होंने उसके बाल पकड़ के और उसको जान से मार दिया। और उस दौरान रमा देवी ने भी उनके बाल पकड़े और वो बालों का गुच्छा उनके हाथ में रह गया, और वही एक साक्ष्य था जिसने कातिल तक पहुंचाया। जब उनसे पूछा गया कि आखिर फिर अगर जब आपने मर्डर किया था तो फिर आप इतने लालायित क्यों थे कि मर्डर का पता चले, मर्डर का पता लगे? तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या था, उसके बाद गांव वाले जो हैं बहुत शोर शराबा कर रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि वो लोग इतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शक मुझ पर जाएगा। इसीलिए जनार्दन नायर जो है वो हमेशा आगे आगे रहते थे, और यही कारण था कि वो हाई कोर्ट पहुँचे, और यही कारण था कि वो इतना क्राइम ब्रांच के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। बिकॉज जो डाउट था, क्योंकि उसी टाइम पर उस लेडीज़ ने, पड़ोसी ने उस मजदूर पर शक जता दिया। वो उस मजदूर का इत्तेफाक से उस समय पर वहाँ पे होना जनार्दन नायर के लिए और प्लस पॉइंट बना गया। तो इसके बाद जनार्दन नायर को अरेस्ट कर लिया गया। चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है, चार्जशीट दाखिल होगी, केस जो है वो कोर्ट में जाएगा, और उसके बाद देखते हैं जनार्दन नायर को क्या सज़ा मिलती है, क्योंकि आज की डेट में जनार्दन नायर की उम्र 75 ईयर है। अब देखते हैं पनिशमेंट क्या मिलती है, कैसे मिलती है। तो ये आगे का केस, ये है पूरी वारदात। लोग एक शक के बिना पर क्या कुछ कर जाते हैं। शक से बेटर था कि अगर डिस्कस किया जाता, बात की जाती, हो सकता था बातचीत से मसला हल हो जाता। हो सकता था जो शक था वो शक वो एक्चुअल में सच हो ही ना,
और बातचीत से चीज़ें बहुत सॉल्व होती हैं। इसलिए कभी भी कोई चीज़ दिमाग में आती है तो सबसे पहले बातचीत करके उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बशर्ते कि दिमाग में एक अलग ही कहानी बना लीजिए। इससे घर तबाह होते हैं। तो घरों को बचाना है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, लेकिन आपसी बातचीत भी जरूरी है। तो ये थी पूरी वारदात। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ, लेकिन जाने से पहले मैं वही कहूँगी, सवाल का सिलसिला। आज कोई नया सवाल नहीं है, लेकिन पुराना सवाल मैंने आपसे पूछा था, उसका मुझे जवाब भी बताना है आपको। तो सवाल ये था कि जो पृथ्वी है हमारी वो लेयर्स में बनी है, तो जो अंदर का सबसे अंदर का लेयर है वो किस धातुओं से बना है? सिंपल सा सवाल था और जवाब है उसका लोहा और निकेल। लोहा और निकेल दो धातुओं से मिलकर जो अंदर का सबसे भीतरी सतह है, जिसको क्रोड बोलते हैं, वो लोहा और निकेल से बना होता है। तो ये था जवाब। आज कोई सवाल नहीं है, कल फिर सवाल करूंगी। और सवाल जो हैं वो जो यूपीएससी एमपीएससी जो सिविल सर्विसेज के लिए पूछे जाते हैं, उन बुक्स से आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।